ओके, जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो वी कैन डिस्कस इट अगेन। सर आपने जो न्यूमेरिकल जो लास्ट टाइम करवाया है जो प्रोडक्टिविटी के हवाले से, वो थोड़ा आप रिव्यू कर दें सर लास्ट में। ओके, वो न्यूमेरिकल था, आपको क्लियर नहीं हुए? नहीं सर, उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है सर, वो चीज़ें वो न्यूमेरिकल्स, तो थोड़ी बहुत वो ओवरव्यू कर ले सर लास्ट में। चलिए, इसको प्रोडक्टिविटी को हम डिस्कस कर लेते हैं। आई हैव नोटेड इट। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी हम लोग ने पढ़ा प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा ये कि ये यूनिक होता है और कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज जो होती हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं। जी जी यूनिक में हमने उसमें बोला कि ये रिपीट नहीं होती, जी लेकिन जी कम्प्लेक्स एक्टिविटीज में जब हमने एग्जांपल दी, तो जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे है, रनिंग द वीकली पेरोल। तो फिर ये इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कि ये फिर किस तरह करके मतलब प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये तो फिर प्रोसेस में आ जाएगा, तो ये तो रिपीट हो रहा है। सॉरी, एग्जांपल कौन सी वाली एग्जांपल की बात कर रही हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं थी। जी, कम्प्लेक्स एक्टिविटीज में जैसे हमने बात की थी रनिंग द वीकली पेरोल, जी जी ये प्रोजेक्ट में जब हमने एक तो पहले बात की थी कि यूनिक होता है प्रोजेक्ट, रिपीट नहीं होता, जी, ये लेकिन फिर रनिंग, जब ये जो आप बता रही हैं ना, रनिंग दी वीकली पे रोल, दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट, दिस इज अ प्रोसेस। क्योंकि ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है ना, वीकली के वीकली एक ही चीज हम दोबारा दोबारा कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दैट विल बी अ प्रोसेस, विल बी अ प्रोसेस। तो इसको हमने डिफरेंशिएट इस तरीके से किया था कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, दे आर नॉट रेपिटेटिव इन नेचर। जब कोई चीज एक रेगुलरली रिपीट हो रही हो तो उसको हम कहते हैं दैट विल बिकम द प्रोसेस। तो जो वीकली आपने पे रोल की बात बताई है, दैट विल बी अ प्रोसेस, दैट विल नॉट बी अ प्रोजेक्ट। जी, इज इट क्लियर? लेकिन सर यही बात, ये तो समझ आ गई थी कि ये प्रोसेस में आता है, लेकिन जब जी हमने प्रोजेक्ट की थी तो उसमें हमने कहा था कि ये यूनिक भी होता है और कम्प्लेक्स भी होता है। तो जी जी कम्प्लेक्स में ये एग्जांपल दी हुई थी, तो इसका मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये नहीं फिर प्रोसेस में आता है, तो ये फिर नहीं, प्रोजेक्ट में कैसे? कॉम्प्लेक्स इस वजह से होता है क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा होता है अंडर दी डिफरेंट कंडीशंस। तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपस में इंटीग्रेट कर रही होती हैं। जिस तरह मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, और बहुत से इश्यूज होते हैं। तो इस वजह से डेट कंसिडर, ये मतलब एक कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है इसकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है ना, दीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। और कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें रेपिटेटिव होती हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, वो तो एक रूटीन वर्क बन जाता है ना। जैसे आप पे वीकली पे रोल है, वो एक रूटीन वर्क बन गया, तो इस वजह से वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। लेकिन जब कोई चीज फर्स्ट टाइम हो रही होती है तो वो इस इन दैट सेंस दैट विल बिकम दी कॉम्प्लेक्स थिंग, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हो रहा होता है। और प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने इस वजह से भी कहा था कि प्रोजेक्ट्स जो है अंडर द सेम कंडीशंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहे होते हैं, इवन के जो आइडेंटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, उनकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस और बाकी चीजें डिफरेंट होती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट जो है दैट इज ऑलवेज यूनिक इन नेचर। ओके सर। इसी तरीके से देखें, प्रोजेक्ट जो मैनेजर होता है उसकी जॉब बड़ी टफ होती है, क्योंकि उसने किसी एक चीज को नहीं देखना, उसने पूरे प्रोजेक्ट को देखना है। और उस पूरे प्रोजेक्ट में आपका मार्केटिंग भी है, इसमें रिक्रूटमेंट भी होगी, ह्यूमन रिसोर्स भी होगा, उसमें ओवर प्रोजेक्ट की चीजें भी होंगी जो उसने देखनी होंगी। तो दैट्स व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजर की जो जॉब होती है दैट इज वेरी टफ जॉब। और इसमें अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सही कोर्सेज किए हों तो बड़ी हैंडसम सैलरी वो ऑफर करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स को। इसके कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं, जैसा पीएमपी की सर्टिफिकेशन है। वो इसी वजह से करते हैं कि एक ये यूनिक किस्म की एबिलिटी होती है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो एक किस्म का जर्नलिस्ट होता है, उसको सारे काम थोड़े बहुत आने चाहिए। इन दैट सेंस दैट जॉब इज नॉट इजी, और ये प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है दैट इज आल्सो नॉट इजी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, और कोई क्वेश्चन नहीं? सर एक और क्वेश्चन है। जी जी सर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेटजी के, ये जी सबसे पहला जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था।
तो उसमें जो इंडिविजुअल लेवल स्ट्रेटजी है, ये वाला थोड़ा-सा क्लियर कर दें मतलब रिवाइज़ कर दोबारा प्लीज रिपीट करें जरा क्वेश्चन अपना। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी? ओके, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी। अच्छा जी, ये इसमें जो हमने स्कोप का किया और स्कोप में एक आया है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल स्ट्रेटजी, वो जी, वाला। वो मैं बताता हूँ। वैसे अगर डिफरेंट जब डिफरेंट अगर बुक्स देखें हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो उसमें 3 लेवल ही डिफाइन किए होते हैं या 3 स्कोप डिफाइन किए होते हैं, जो होता है आपका कॉर्पोरेट लेवल और बिज़नेस लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। देखिए मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो इसमें 2 चीज़ें बाद दफ़ा मैं ऐड कर देता हूँ, इंडिविजुअल लेवल स्ट्रैटेजी और ग्लोबल लेवल स्ट्रैटेजी। इंडिविजुअल इस वजह से मैंने ऐड किया है कि समटाइम्स कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं कि उनके लिए हम सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये आगे जाके हम कंपनसेशन का एक सब्जेक्ट वो पढ़ेंगे, चैप्टर भी पढ़ेंगे कि बाज़ वो एग्ज़ेक्टिव्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई बहुत ही टेक्निकल लोग होते हैं जिनको हम स्पेशल कंपनसेशन पैकेज देते हैं इन ऑर्डर टू रिटेन देम इन द एम्प्लॉइज़। तो इस वजह से मैंने कहा था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं समटाइम्स वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि उनके लिए हम सेपरेट स्ट्रैटेजी एक-एक इंडिविजुअल के लिए भी बना लेते हैं। कंपनसेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस वजह से वो एक 2 एक्सट्रीम इसमें मैंने ऐड की थी, एक इंडिविजुअल लेवल स्ट्रैटेजी और एक ग्लोबल लेवल स्ट्रैटेजी। तो ये है मतलब इंडिविजुअल लेवल स्ट्रैटेजी का। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रोग्राम कैसे प्रोजेक्ट से रिलेट करते हैं? ओके, प्रोग्राम को हमने डिफाइन किया था, जो प्रोग्राम है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है? एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। लाइक अब आपने कोई नया सिटी डेवलप करना है सपोज़, जैसा अभी इस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि लाहौर के पास एक नया सिटी डेवलप करेंगे। नाउ दिस इज़ अ सिटी डेवलपमेंट जो है ये एक प्रोग्राम है। अब इसके अंदर जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे होंगे, वो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का बनाया होगा, उसका सेपरेट प्रोजेक्ट होगा। उन्होंने उधर प्लॉटिंग किस तरीके से करनी है, उसका डिफरेंट सब्जेक्ट प्रोजेक्ट होगा। फिर उन्होंने हॉस्पिटल्स या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होगा। तो इन दैट सेंस जो हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोग्राम होता है उसका स्कोप जो है बहुत वाइडर होता है और उसके अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। अगर आप कभी एनएचए को विजिट करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, जो बेसिकली प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें एक प्रोग्राम मैनेजर ऊपर होता है और उसके अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं। वो जाहिर है जो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस एक प्रोग्राम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं। जी अनम, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। जी और क्वेश्चन कोई? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर आपने स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में एक प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट का बताया था, तो उसमें आपने वेज डिस्कस की थी कि हाउ वी अचीव प्रोडक्टिविटी। तो उसमें आपने इंक्रीज डिक्रीज और कांस्टेंट का बताया था आउटपुट इनपुट के साथ। तो जी वो आपने ब्लॉक्स मतलब वो बने हुए थे उस डायग्राम में और वो 5 उसमें ब्लॉक्स, तो वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था कि वो कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है और उससे कैसे हम अचीव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी, वो थोड़ा सा क्लियर कर दे। ओके, लेट मी डिस्कस। अगर मेरे पास स्लाइड्स हो सकती हैं तो मैं आपको स्लाइड शेयर कर लेता हूँ, उसमें प्रोडक्टिविटी को थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी का फार्मूला हमने क्या डिस्कस किया था? P is equal to इनपुट O divided by I. ओ डिवाइडेड बाय आई। I. ओके, इसमें चलिए, मुझे अभी स्लाइड नहीं मिल रही, मैं स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आप लोगों के पास तो स्लाइड्स हैं ना। तो प्रोडक्टिविटी हमने डिफाइन किया था, दैट इज रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट। अब ये देखें, आउटपुट जो है न्यूमरेटर में है और जो इसका इनपुट है वो डिनोमिनेटर में है। तो हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इसका अगर हम आउटपुट को इंक्रीज करें और आपका इनपुट जो है वो कांस्टेंट रहे, तो तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना? आउटपुट ओवर इनपुट है ना। अगर आउटपुट ऊपर न्यूमरेटर आपका इंक्रीज होगा, नीचे इनपुट कांस्टेंट रहेगा, तब भी प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी।
अगर आपका आउटपुट जो है सेम रहे लेकिन इनपुट डिक्रीज हो जाए, तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। ये आपको क्लियर हो रही है जो मैं बात बता रहा हूँ? जी अनंत। यस सर, हो रही है। क्योंकि आउटपुट आपका न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में आपका इनपुट है। इनपुट आपके रिसोर्सेज हैं। अगर हम कम रिसोर्सेज लगाएं, यानी डिनोमिनेटर आपका कम हो, आउटपुट इंक्रीज हो जाए, तो वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। अगर आपकी दोनों चीजें इंक्रीज हों लेकिन आउटपुट ज्यादा इंक्रीज हो, ठीक है, तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये डिफरेंट मेथड उसमें 5-6 मेथड बताए हुए थे एरो दिखा के कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। देखें, अगर आपकी इनपुट इंक्रीज हो रहा है लेकिन आउटपुट आपका सेम है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगेन, अगर आपका आउटपुट सेम है लेकिन इनपुट इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर ये तो डिक्रीज ही होगी। डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? सर क्योंकि इनपुट हम ज़्यादा यूज़ करें, मतलब रिसोर्सेज अपने ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन आउटपुट हमें उससे कुछ नहीं मिल रहा, तो ये तो जी डिक्रीज ही हुई ना, इम्प्रूवमेंट तो ना हुआ। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आउटपुट तो इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन आउटपुट सेम है लेकिन इनपुट आपका इंक्रीज हो रहा है, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसकी प्रोडक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आइडिया आपको क्लियर हो गया? यस सर, हो गया क्लियर। कैन इंक्रीज द यस सर। प्रोडक्टिविटी। ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चन? ये तो आप लोग के जो है ज़्यादा क्वेश्चन तो आपने फर्स्ट लेक्चर में से हल किए हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर कंपनसेशन की आपने 3 डेफिनेशंस करवाए हैं, जिसमें से 2 जो डेफिनेशन आपने समझाई थी उनकी समझ आ गई, लेकिन एक डेफिनेशन है उसकी समझ नहीं आई। उसमें जी आपने बताया हुआ है कि कंपनसेशन में अचीव सेवरल पर्पस असिस्टिंग इन रिक्रूटमेंट, जॉब परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जी। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें प्लीज। ओके, इसमें जो आपका कंपनसेशन का फंक्शन है वो मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए यूज़ हो सकता है, जो एचआरएम के डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसमें पहला फंक्शन क्या बताया हुआ? सर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में किस तरीके से वो यूज़ करते हैं? देखें, आप जब रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें ज़ाहिर है सबका स्किल लेवल एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना? किसी का स्किल लेवल ज़्यादा होगा, किसी की एजुकेशन ज़्यादा होगी, किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो उसके मुताबिक आपने कंपनसेशन स्ट्रेटजी बनानी होती है, ठीक है? इन दैट सेंस जो कंपनसेशन स्ट्रेटजी है दैट विल शुड बी इन मैच, दैट इज हेल्पफुल इन रिक्रूटिंग द एम्प्लॉइज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कौन सा फंक्शन था? जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस जब आप पूरे साल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं और उसके बाद आपने लोगों को कंपनसेट करना है, सपोज 1 साल के बाद प्रमोशन देनी है या उनको डीमोट करना है, तो उसमें भी कंपनसेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो लोगों की परफॉर्मेंस पूरे साल अच्छी रही होगी उसको आप अच्छे तरीके से कंपनसेट करेंगे, उनकी पे लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है? अगर आप उसकी परफॉर्मेंस बेस पे की हम बात करें, अगर किसी लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनको कंपनसेट हम उस तरीके से नहीं करेंगे, उनकी कंपनसेशन कम करेंगे। तो इन दैट सेंस दैट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द इसके लिए वो हेल्पफुल होगा। थर्ड फंक्शन सेट जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर आप लोगों को फेयरली कंपनसेट करेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है और जो मोटिवेशन लेवल है काम करने का, वर्क मोटिवेशन दैट विल बी इंक्रीज्ड। तो इस तरह से जो कंपनसेशन का फंक्शन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द डिफरेंट एचआर फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जी, ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके जी, और एनी अदर क्वेश्चन? ओके, ये स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर हो रही हैं? यस सर, ओके, हो ये रही है। हमने आई थिंक कि हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था। वी डिस्कस्ड अबाउट द कंपनसेशन और इंट्रिंसिक कंपनसेशन एंड एक्सट्रिंसिक कंपनसेशन को हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक कंपनसेशन एंड एक्सट्रिंसिक कंपनसेशन? सर दो तरह की कंपनसेशन होती है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में जो होता है वो इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। जी ठीक है।
जैसे इसकी एग्जांपल मोटिवेशन, अगर मोटिवेट कर दिया जाए एम्प्लॉय को तो वो इंट्रिंसिक कॉम्पनसेशन होगी, और एक्सट्रिंसिक कॉम्पनसेशन जो है वो इसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों रिवॉर्ड्स इंक्लूड होते हैं। मॉनेटरी में सैलरी और बोनसेस, अलाउंसेस, ये चीज़ें आ जाती हैं, और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स में कोई भी अप्रिसिएशन, कोई सर्टिफिकेट दे दिया जाए या कोई अवार्ड दे दिया जाए वो। ठीक है, एनीवन एल्स? ये सर जैसे एंट्रेंस एक इन्होंने बताया कंपनसेशन में इंटेंजिबल ही होते हैं और मोटिवेट करने के लिए जैसे इसमें एग्जांपल ये दी जा सकती है कि वर्किंग कंडीशन बेटर हो वहाँ के इस तरह करके मतलब उनको मोटिवेट किया जाए एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना वर्क सही से कर सके। और फिर एक्सट्रिंसिक में इसी तरह मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी और इसमें कंपनसेट कर सकते। लेकिन सर मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैसे करते हैं कि एम्प्लॉयज़ का मतलब एम्प्लॉय ऑफ ईयर या इस तरह करके मतलब उन्हें कर दिया जाता है। कंपनसेट इसको कौन से मतलब करेंगे, नॉन मॉनेटरी या एक्सट्रिंसिक में करेंगे या इंट्रिंसिक में? That will be the extrinsic and non-monetary reward. ठीक है सर। ये क्यों होगा एक्सटेंसिक? सर ये नॉन मॉनेटरी में आएगा? जी, नॉन मॉनेटरी में आएगा। जो आपके एप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट्स होते हैं दैट विल बिकम अंडर द नॉन मॉनेटरी रिवार्ड, क्योंकि मॉनेटरी रिवार्ड तो नहीं दे रहे ना आप, तो उसको एक एप्रिसिएशन दे रहे हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, नॉन टेंजिबल टाइप का रिवार्ड ये होगा। जो आप सपोज कि आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब की नेचर इस किस्म की है कि यू आर एंजॉइंग दैट जॉब, जिसमें आप बोरिंग फील नहीं करते, तो ये जो एंजॉयमेंट है ये कौन सा रिवार्ड होगा? ये इंट्रिंसिक होगा या एक्सट्रिंसिक होगा? Intrinsic. This will be the intrinsic reward. Okay, right. सर जो प्रमोशन वगैरह है वो हम इंट्रिंसिक में लेंगे या एक्सट्रिंसिक में? That will be the extrinsic reward, क्योंकि इस प्रमोशन जब होती है तो आपको मॉनेटरी रिवार्ड भी मिलता है, आपकी पे वगैरह भी बढ़ती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो that will be the extrinsic reward. ओके। ठीक है, ओके। इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट वाज द जॉब डायमेंशंस, कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसको एक जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल कहते हैं। ये आप लोगों ने वैसे पहले भी पढ़ा होगा डिफरेंट एचआर के सब्जेक्ट्स में। तो इसमें जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स में 5 हमने डिस्कस किया था कि 5 इसकी डायमेंशंस होती हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन: स्किल वैरायटीज, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक। ओके, स्किल वैरायटी एंड टास्क आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है? स्किल वैरायटी में से डिफरेंट स्किल होते हैं एक पर्सन के, उसके मतलब अपनी मर्जी से वो कोई सी भी स्किल को यूज कर सकता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। और टास्क आइडेंटिटी में है कि उसको डिफरेंट टाइप के टास्क दिए जाते हैं, लाइक जॉब उसकी किस टाइप की है उसी टाइप के वो वर्क करेगा। टास्क दोबारा बताएं। सर जी जी बताएं, सही आप बताएं आप। स्किल वैरायटी में ये है कि अगर आपको कोई जॉब करनी है तो उसके लिए आपको डिफरेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि इसमें एग्जांपल जैसे दे सकते हैं कि मोटर मैकेनिक है तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट मतलब उसे स्किल्स की ज़रूरत होगी एज कम्पेयर टू पेंटर के। तो इसमें ये कर सकते हैं कि मतलब उसका आए दिन कोई भी मतलब जिस तरह हो सकता है जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है इस तरह करके मतलब उसे स्किल्स जो ज़्यादा ज़रूरत होगी। और टास्क आइडेंटिटी में हम ये कर सकते हैं जैसे कि हाउ मच आइडेंटिफाइबल यूजेबल जॉब है, इसके मतलब आपके कितने आपके जो टास्क है वो कितना आइडेंटिफाई, जैसे म्यूजिशियन और सिंगर का कर लें तो इसमें जो है वो सिंगर का ज्यादा मतलब है कि आइडेंटिफाई। गुड, ठीक है। शबी आप बताएं, शबी उल हसन आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर सॉरी वो मेरा माइक ऑन रह गया था। अच्छा, नहीं, आप ऐसा बताएं, व्हाट इज द टास्क सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है? सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है सर, सॉरी आई हैव नो आइडिया। शबी आपने लेक्चर लिए हैं पिछले? नो सर। आपको मैंने बताया था कि लेक्चर जो हैं लेने हैं आपने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर वो असल में मैं गांव में था और वहाँ पे सिग्नल इशू था। ओके, नेक्स्ट टाइम जो है लेक्चर लेकर आपने आना है। ये तकरीबन लाइव सेशन आधे घंटे का तकरीबन हर क्लास में हमारा हुआ करेगा, और इसकी ग्रेडिंग है 1 नंबर का हो 2 नंबर का हो। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आपके पास पूरा वीक होता है सबके पास,
पूरा वीक मैं आपको टाइम देता हूँ। अगर एक पूरे वीक में भी आप अगर वो लेक्चर्स नहीं आते देख कर या सुनकर, तो फिर दैट मे इफेक्ट योर ग्रेड्स। बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह सर। ओके शाजिया, आप बताएं व्हाट इज टास्क सिग्निफिकेंस। सॉरी सर, मेरी फर्स्ट क्लास है आज आपके साथ, तो मैंने पिछले लेक्चर्स नहीं दिए थे। कि शाजिया अगेन आप पिछले सारे लेक्चर्स लें, उनको गो थ्रू हों, ठीक है। अभी हमारी क्योंकि ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई, तो आप लोग ये मतलब कर सकते हैं, इसको कवर अप कर सकते हैं, लेकिन अब 2-4 और क्लासेस हो गई फिर आपके लिए कवर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप व्हाट्सएप में हैं ग्रुप में? यस सर, आज ऐड किया किया मैंने। उसमें जो है वो लेक्चर्स वगैरह देख कर आए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ओके। इसमें एक आध क्लास की कंपनसेशन हो जाएगी क्योंकि मैं बेस्ट क्विजेस काउंट करूंगा, लेकिन 1-2 क्लासेस से ज़्यादा आपकी क्विज मिस हो गई या चीज़ें नहीं आई तो आपका ग्रेड भी इफेक्ट करेगा। मोहम्मद बाबर, आप बताएं। मोहम्मद बाबर, ऑटोनॉमी क्या होती है? व्हाट इज ऑटोनॉमी? सर मोहम्मद बाबर। मुजीबुर रहमान। मुजीब जी सर। जी, आप बताएं व्हाट इज ऑटोनॉमी? सर ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहा होता है, कोई भी एम्प्लॉय, तो उसके अंदर मतलब जॉब के अंदर उस एम्प्लॉय के पास कौन से ऐसे अथॉरिटीज होते हैं, उसका पावर क्या होता है, उससे मतलब एम्प्लॉयज के अमंग मतलब वो किस तरह काम कर रहा होता है, उसके पास क्या अथॉरिटी है जॉब के हवाले से, और उसके पास क्या उसके मतलब वो है पावर है उसके जॉब के पास। तो ये चीज़ है सर इसमें। जी ठीक है, गुड। दैट इज के उसके पास कितनी इंडिपेंडेंस है, वो कितना इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी कितनी है, ठीक है। तो दैट इज द ऑटोनॉमी, यू आर राइट। सना आप बताएं टास्क सिग्निफिकेंस और टास्क आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होगा? यस सर। सर टास्क सिग्निफिकेंस तो बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ द टास्क होती है कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं वो दूसरे लोगों की हेल्थ को या फिर किसी भी तरह दूसरे लोगों को तो इफेक्ट नहीं कर रही। और जो टास्क आइडेंटिटी है ये बेसिकली रिलेट करती है कि हाउ मच यू आइडेंटिफाई योर जॉब, कि आपने मतलब अपनी जॉब को कितना या अपने टास्क को कितना आइडेंटिफाई किया है स्पेसिफिकली। चलिए ठीक है, जो है थोड़ा सा ठीक बताया आपने। टास्क आइडेंटिफाई का मतलब ये होता है आइडेंटिफिकेशन का, कि वो जो टास्क है ओवरऑल आपकी जो जॉब है उसमें कितना ज़्यादा आइडेंटिफाइबल है, ठीक है। और टास्क सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि उसकी, अब ये दोनों जो है ना रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, बाद वक्त कंफ्यूज होते हैं, इस तरह से 1-2 एग्जांपल से मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बट अदरवाइज ये कंफ्यूज थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है इसमें। सिग्निफिकेंस जो होती है इंपॉर्टेंस, किसी भी जॉब के लिए किसी टास्क की क्या इंपॉर्टेंस है, और आइडेंटिफाइबल होता है कि बाज़ बार ऐसा होता है कि जॉब तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सिग्निफिकेंस उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा आइडेंटिफाइबल नहीं होती, ठीक है। तो आइडेंटिफाइबल का मतलब ये होता है कि कोई भी जॉब जो है ओवरऑल जॉब के लिए कितनी आइडेंटिफाइबल होगी। इसकी वो म्यूजिशियन की अभी एग्जांपल स्टूडेंट ने भी दी थी, मैंने भी दी थी, कि एक जब सिंगर जो होता है, अब वो आपने देखा होगा कि कोई सॉन्ग पॉपुलर हो तो सिंगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में म्यूजिशियन जो होते हैं या जो बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर, लोग जानते भी नहीं है कि उसके बैकग्राउंड में कौन है। इसका मतलब उनकी जॉब इतनी इंपॉर्टेंट तो थी, लेकिन वो इतनी आइडेंटिफाई नहीं हुई फॉर द ओवरऑल जो एंड जॉब है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जॉब आइडेंटिटी एंड जॉब सिग्निफिकेंस। इन कॉन्सेप्ट्स में आपको कंफ्यूजन हो, आप लोगों ने बुक से भी देखना है, नेट से भी देखें, ताकि ये चीज़ें क्लियर हों, बट दिस जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसमें एक क्वेश्चन है सर, ये टास्क आइडेंटिटी और उसमें सर टास्क के सिग्निफिकेंस में, और ये टास्क सिग्निफिकेंस में हम ये कह सकते हैं सर कि मतलब ये जॉब के हमारे मतलब हम कोई जॉब कर रहे हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, और वो जो दूसरे लोगों के लिए उसके क्या मतलब इफेक्ट्स हो सकते हैं सर इस जॉब से।
अच्छा, ये जो टास्क सिग्निफिकेंस है अपने लिए नहीं हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखेंगे या ओवरऑल। एक होता है ना समटाइम एक फुल जॉब होती है, ठीक है, जिसमें एक गाड़ी बनानी है, अब गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है तो ये इसका आउटपुट है, फाइनल आउटपुट है। लेकिन फाइनल आउटपुट से पहले बहुत सी सब जॉब्स होती है ना, बहुत से काम हो रहे होते हैं, असेंबलिंग हो रही होती है, पेंटिंग भी हो रही होती है, बाकी काम भी हो रही होती है। लेकिन जब फाइनल कार बन जाती है तो ये फाइनल जॉब है। अब ये डिफरेंट अदर जॉब जो सब जॉब्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है फॉर द फाइनल जॉब, ये उसके ये भी मतलब होता है इंपॉर्टेंस का। और वो जो फाइनल जो जॉब हो रही है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या वो जो कस्टमर्स है उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं इसकी। ओके, बेसिक पे इसमें एलिमेंट्स ऑफ कोर कंपनसेशन भी हमने कुछ डिस्कस किए थे। इसमें स्किल बेस पे, इंसेंटिव बेस पे, इसमें मैंने आपको बताया था कि देयर विल बी सेपरेट लेक्चर्स ऑन ईच ऑफ दीज, ये जो पेमेंट की एडजस्टमेंट्स होती हैं। व्हाट इज COLA? COLA? एनीवन फ्रॉम क्लास? सर ये वो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस का आपने बताया था कि इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस। और ये क्या होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस? इसका क्या मतलब होता है? आपने ठीक बताया, इसकी एब्रीविएशन होती है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग। सर इसका इसमें शायद ये है कि सर इसका जी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें बताएं। शायद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको जो उसका रहने का उसको अलाउंसेस अलग से दिए जाते हैं पे में, मतलब उसके एक ये एडजस्टमेंट भी की जाती है। इसका मतलब ये होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। अगर किसी कंट्री में ओवरऑल इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही हो तो उसके मुताबिक वो अलाउंस उसको दे देते हैं, अपने एम्प्लॉयज को दे देते हैं। तो दैट इज बेसिकली लिंक्ड विद द इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है। इन्फ्लेशन जैसा आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अलग से अलाउंस दे देती है ताकि वो कंपनसेट हो जाए। सर ये दोबारा मतलब समझा दें कोला का। जी जी, कोला जो होता है इसको हमने डिटेल में वैसे डिस्कस करना है, लेकिन कोला बेसिकली अलाउंस जो होता है दैट इज रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन। जिस तरह महंगाई होती है ना, आजकल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ की उस इन्फ्लेशन के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करते हैं। लाइक अगर सपोज कि 2% महंगाई बढ़ गई है पिछले साल की निस्बत, तो वो 2% उनकी पे भी बढ़ा देते हैं। यानी एक किस्म का ये अलाउंस होता है कि 2% क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई हो गई, तो 2% उनकी पे भी बढ़ा देते हैं। उसको इस किस्म के अलाउंस को हम कहते हैं कोला अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। ओके सर। ओके, डिस्क्रिशनरी बेनिफिट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी बेनिफिट्स? एनीवन? जी, असद अब्बासी आप बताएं। सॉरी सर, इसका मुझे कुछ खास आइडिया। असद आपने क्लासेस ली हैं पहले वाली? असद क्लासेस ली हैं आप लास्ट? सॉरी सर, वो इसका मैंने नहीं देख सका कुछ सर, तबीयत खराब थी तो इस बाकी मैंने ली हैं क्लासेस। आपने वो पढ़ के आना है नेक्स्ट टाइम मैं से। बताऊं जी बताएं एनीवन। सर, ये एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जिसमें एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट दिया जा रहा है, हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है, या फिर जो उसकी लीव्स होती हैं, सिक लीव्स वगैरह, वेकेशन लीव्स जो होती हैं, पेंशन वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। जी ठीक है, यानी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कुछ चीज़ें जो होती है ना बेस पे वो तो आपको मिलती है। इसके अलावा कुछ डिस्क्रिप्शन बेनिफिट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन देती है, उनको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शनरी बेनिफिट्स। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ओके, एनी अदर क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन हो? और सर ये मतलब बिफोर रिटायरमेंट भी मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद जी, भी जी, मतलब बिफोर आप रिटायरमेंट भी दोनों मिलते करते हैं। हैं? बिफोर रिटायरमेंट भी मिलते हैं, जैसा मेडिकल बेनिफिट होता है वो भी डिस्क्रिशनरी बेनिफिट्स में आ सकता है। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। पे फॉर टाइम जो आपकी पेड लीव होती हैं, दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द डिस्क्रिशनरी बेनिफिट्स। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी। जी, हेल्थ इंश्योरेंस इसमें आ जाएगा। इस किस्म की जो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिशनरी बेनिफिट्स। ओके, व्हाट इज ये हमने डिस्कस की थी लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। नो सर, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। नो सर, ये नहीं किया डिस्कस। सर ये नहीं है। ये दो तरह की स्ट्रेटजीज हैं जो यूज करेंगे। ये पूरी बुक में भी ये हर चैप्टर में इसमें डिस्कस किया होगा कि दे आर द टू कॉम्पिटिटिव, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है इन ऑर्डर टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक स्ट्रेटजी तो आपने अक्सर मैनेजमेंट में दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ी होगी, उसको कहते हैं लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अपनी कॉस्ट को कम से कम करते हैं। अगर सपोज कि प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर्स के विद रिस्पेक्ट टू आप अपनी कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं, तो दैट कैन बी टेकन एज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरी जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इज द स्ट्रेटजी इन विच वी ट्राई टू डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटर्स। कोई क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, आप प्राइस ज़्यादा कर रहे होते हैं उसमें, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो दैट कैन बी टेकन एज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये दो तरह की जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। नाउ हाउ इट इज रिलेटेड टू द कंपनसेशन। कंपनसेट भी जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें भी दो तरह की स्ट्रेटजी यूज करते हैं हम। एक आपकी मार्केट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होती है और एक आपकी डिफरेंशिएशन किस्म की स्ट्रेटजी होती है। इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, इसको हम डिटेल में आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर्स में जब भी आएंगे तो डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ये होती है कि आप जिस तरह आप ये देखते हैं कि कॉम्पिटिटर्स आपके जो एम्प्लॉइज को किस तरीके से पे कर रहे हैं, उसी के मुताबिक हम जो है उसको पे करने की कोशिश करते हैं इन लाइन विद दोज कॉम्पिटिटर्स। लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं कि हम कॉम्पिटिटर से इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बेस्ट एम्प्लॉइज हम कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छा या इंडस्ट्री से बहुत अच्छा पे कर रहे होते हैं। तो उसकी स्ट्रेटजी, उसका जो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वी कैन we want to attract the expert employees towards our organization. तो ये दो तरह की जनरली हम डिस्कस की स्ट्रेटजी। इसका जब इसका सेपरेट चैप्टर आएगा तो इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। यानी लो कॉस्ट में हम क्या करते हैं, फोकस ऑन बीइंग लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और डिफरेंशिएशन में फोकस ऑन ऑफरिंग द यूनिक गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी, या थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट को और अपनी सर्विस को। इसी तरीके से कंपनसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कंपनसेट डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कंपनसेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटर्स। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन स्ट्रेटजीज। Now, इसमें जो लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रेटजी है दैट विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन जॉब्स इंक्लूड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स। ये थोड़ी सी उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है कि जिससे हमें आइडिया होता है कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। कि ये लो कॉस्ट स्ट्रेटजी तब ज़्यादा इफेक्टिव होगी जब आपकी जॉब्स जो है इंक्लूड द प्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स। प्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स का मतलब कि नॉर्मल रूटीन काम हो रहे होंगे, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा डिफरेंट काम नहीं हो रहा, रूटीन वर्क हो रहा है, प्रिडिक्टेबल सॉर्ट ऑफ बिहेवियर्स जो हो रहा है, तो उसके लिए हम लो कॉस्ट स्ट्रेटजी दैट विल बी द बेस्ट। देन हैव अ शॉर्ट टर्म फोकस। अगेन इसमें हमने डिस्कस किया था जो मैनेजर्स हैं उनके देयर आर द टू टाइप्स ऑफ, कुछ मैनेजर्स जो है शॉर्ट टर्म सोच रहे होते हैं और कुछ मैनेजर्स लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म फोकस के लिए तो हम कोशिश करते हैं हम लो कॉस्ट पे जाएं कि उस पर चलते हैं, लेकिन अब स्ट्रेटेजिकली सोच रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हम डिफरेंट तरीके से अपने एम्प्लॉइज को कंपनसेट करें
ताकि एक किस्म का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाए वो एम्प्लॉइज ही आपके लिए। रिक्वायर ऑटोनोमस एक्टिविटी और फोकस ऑन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आपने क्वांटिटी पर अगर फोकस है ऑन योर क्वांटिटी, तो हम लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। तो ये कुछ आइडियाज हैं, एजम्पशंस हैं अंडर विच लो कॉस्ट स्ट्रेटजी जो है दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जो होती है दैट विल बी एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव एंड जॉब्स रिक्वायर हाईली क्रिएटिव बिहेवियर्स। यानी आप सपोज कि आपकी कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है या आप किसी टेलीकम्युनिकेशन आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसमें आपको हाईली किस्म का अट्रैक्टिव काम चाहिए होता है, क्रिएटिव काम चाहिए होता है। उसके लिए क्रिएटिव काम लेने के लिए आपको बहुत अच्छा कंपनसेट भी करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज को। एक डिफरेंट किस्म की सैलरी, अच्छी कॉम्पिटिटिव सैलरी उसको पे करनी पड़ेगी। तो इस किस्म की जॉब्स के लिए हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी दैट विल बी बेटर। हैव अ लॉन्ग टर्म फोकस। इसमें अगेन जो फोकस होता है दैट इज नॉट द शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म हम देख रहे होते हैं। और इसका एक पर्पस, लॉन्ग टर्म पर्पस ये भी होता है कि वी वांट टू रिटेन आवर एम्प्लॉइज। द गुड मैनेजर्स डोंट वांट दैट उनके जो अच्छे एम्प्लॉइज हैं वो छोड़ के तो कंपेटिटर के पास चले जाएं। इस वजह से वो एक डिफरेंट सैलरी, अच्छी सैलरी उसको ऑफर करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म स्टे करें और आपकी कंपनी के लिए वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाए। डिमांड कोऑपरेशन एंड इंडिपेंडेंस देन इन्वॉल्व रिस्क टेकिंग। कुछ ऐसे काम होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड काम होते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, यू विल हैव टू टेक द रिस्क। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अपने एम्प्लॉइज को। डिमांड कोऑपरेशन एंड इंडिपेंडेंस। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं और उसमें उसको इंडिपेंडेंट काम करना पड़ता है अपने तौर पे। ठीक है, उसको पावर भी होती है लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से खुद ही स्ट्रेटेजी सारी बनानी है। लाइक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने खुद ही एनालाइज करना है चीज़ों को और खुद ही सॉफ्टवेयर एक डेवलप करना है फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इस किस्म की जो जॉब्स होती हैं उसके लिए भी इस किस्म की जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट। जी, इज इट क्लियर क्लास? जी, ये समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ओके, ये हमारा सेशन जो है अभी क्लोज हो रहा है जूम का, तो तकरीबन 5-10 मिनट की ब्रेक के बाद हम दोबारा इधर से स्टार्ट करेंगे। ओके सर।